हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसडी पीएचडी इंग्लिश की क्लास अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड, इसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ा के आज का मैं आपका जो आपका क्लास सेवन्थ का एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सीरीज लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। ये हमारा सबसे पहले तो आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले हम क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करा दिए, 8th की कंप्लीट करा दिए, 9th की कंप्लीट करा दिए, 10th की भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप इसके पहले मेरे चैनल पे एक बार विजिट किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि ये सारे कंप्लीट है। केवल हमारा सेवन्थ का बचा हुआ था, तो उसको भी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो सेवन्थ के बुक का आपका नाम है हनी कॉम्ब। इसके ऑल चैप्टर मैं लेके आई हूँ, आप यहाँ पास देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, एक बार मैं आपको दिखा दूं कि इस वाले वीडियो में आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो हमारा प्रोज पार्ट का जितना भी है चैप्टर, वो सारे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि हमारे फर्स्ट चैप्टर ये आपका है 3 क्वेश्चन बाय लियो टॉलस्टॉय। तो इसके पास अब आपने देखा, मैंने यहाँ पास इंट्रोडक्शन कवर किया है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किया है। तो इसी प्रकार से पूरे ही चैप्टर को मैंने कवर किया है, चाहे आपका ये हो, चाहे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स हो, और मतलब और भी हैं। बहुत ही शॉर्ट डिटेल लेकर आई हूँ, बट इतना लेकर आई हूँ कि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए तो वो फंस जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए, हमारे इसमें ज़्यादा चैप्टर नहीं है। आई थिंक 7 चैप्टर है, केवल 7th क्लास में केवल 7 या 8 ही चैप्टर है। तो उसको हम जल्दी से कर लेते हैं, बिना वीडियो मीन्स बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो चलिए हम अपना पहला चैप्टर कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, पूरा ऊपर से नीचे तक आपको दिखाने लगेंगे, इंट्रोडक्शन देने में ही फिर 4 मिनट निकल जाता है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, हम अपने चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं स्टार्टिंग में दिखा देती थी आप लोगों की कि आप लोगों में से कई लोग रहते हैं, देखते हैं वीडियो पे व्यू कम गया है तो निकल लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके लिए जितने भी वीडियोस लेकर आई हूँ, तो उतने ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। अगर आप एक बार भी मेरे चैनल पर पहले विजिट किए हो तो आप लोग जानते होंगे, है ना फ्रेंड्स। तो फिर चलिए हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए, क्योंकि हमें और भी कंप्लीट करना है। आज मैं आपका 7th क्लास का प्रोज लेकर आई हूँ, बाकी आपकी पोइट्री भी कंप्लीट करनी है। तो जल्दी जल्दी मुझे और भी मीन्स पीडीएफ वगैरह भी बनाना रहता है, और उसके बाद आपकी क्लास भी रिकॉर्ड करनी रहती है। इसलिए इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा जल्दी करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपका इंट्रोडक्शन करूंगी, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज दे मीन्स बताऊंगी। क्योंकि समरी आज मैं नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास फिर भी उतना टाइम है, लेकिन मैं समरी आपको पूरी ही आपको बता दूंगी। मीन्स मैं एक्सप्लेन करके आपको पूरी समरी पूरी स्टोरी बता दूंगी उस वाले चैप्टर की। किसी भी जो चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ उसकी सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर उसके बाद पूरी समरी मैं खुद एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप एनसीईआरटी के साथ एक बार समरी जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, मीन्स एक बार गो थ्रू कर लीजिए एनसीईआरटी बुक के साथ। बाकी तो मैं आपको बता ही रही हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जस्ट सेकेंड, फर्स्ट चैप्टर हमारा है 3 क्वेश्चंस। एक राजा का 3 सवाल रहते हैं, वो मीन्स क्या क्या सवाल रहते हैं वही मैं आपको पूरे चैप्टर में बताऊंगी। ये किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड, आपके राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय लियो टॉलस्टॉय। मतलब लियो टॉलस्टॉय आपके राइटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपके राइटर वाले पीडीएफ पे भी काम कर रही हूँ। 6-7 राइटर कवर हो गए हैं, बट मैं आपको लगभग 20 या 30 राइटर का कॉम्बो बना के दूंगी। कॉमेंस वीडियो सीरीज़ रहेगा। तो बट अभी 7-8 राइटर ही भी रेडी हुए हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी ना करें। तो जो हमारा 3 क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। In this chapter, there was a king who believed that he would never fail if he knew the answer to his 3 questions. To find the answer, the king sent messenger throughout the kingdom with a guaranteed reward, which was a large sum of money. However, the wise men who came forward were unable to answer his questions correctly. मतलब जो ये राजा रहते हैं, वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर मुझे ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए तो मेरा राज्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा मीन्स फलेगा फूलेगा। तो इस 3 क्वेश्चन के लिए वो अपने बहुत सारे मैसेंजर कई राज्य में, कई मतलब सारे ही किंगडम में भेजते हैं कि इस मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो उनको मिलता भी है, और उसके लिए वो इनाम रखते हैं कि जो मुझे इन 3 क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मैं बहुत ज़्यादा इनाम दूंगा, मीन्स काफ़ी ज़्यादा उसको रिवॉर्ड प्रेजेंट करूंगा। तो वो सारे मैसेंजर वहाँ जाते हैं, तो कई लोग आके उनको आंसर भी देते हैं, बट वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एट द एंड उनसे कोई कहता है कि अगर आप जंगल में जाए किसी संत वगैरह से पूछे,
मे बी आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो जंगल में निकल जाते हैं, वहाँ पास एक साधु से मिलते हैं, जहाँ पास वो उससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, बट वो रिप्लाई नहीं करता। एट द एंड एट द एंड वो जो संत रहता है वो कहता है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद पता है। तो वो वही कहते हैं कि जब वो मीन्स उनके क्वेश्चन क्या क्या रहते हैं ये मैं आपको इस समरी में बताऊंगी। तो यहाँ एट द एंड उनको मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर सारा मिल जाता है। तो यही स्टोरी है। तो बस आपके इस वाले चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, उसके आंसर क्या रहते हैं। तो चलिए फिर एक बार हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आई होप आपको समरी पूरी समझ में आ ही गई होगी कि एक राजा रहते हैं, उनको 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए रहते हैं, कोई नहीं दे पाता। एट द एंड वो संत के पास जाते हैं, संत भी उनको स्टार्टिंग में रिप्लाई नहीं करता है, बट समरी इन द मतलब कि समरी के एंड में उनको सारे क्वेश्चन के आंसर अपने मिल जाते हैं। तो बस यही है पूरा चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज द किंग सीकिंग फॉर, मतलब किंग किसके लिए परेशान थे, किसके लिए सीकिंग थे। द किंग वॉज आस्किंग फॉर आंसर फॉर हिज 3 क्वेश्चन, मतलब वो अपने 3 क्वेश्चन के आंसर सबसे पूछ रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी क्वेश्चन वॉज द किंग सीकिंग फॉर, मतलब कितने क्वेश्चन के लिए किंग परेशान थे। द किंग वॉज सीकिंग फॉर 3 क्वेश्चन, आपके चैप्टर का ही नेम है 3 क्वेश्चन, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपका अब देख लीजिए इनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है ऑफ द किंग। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। अब देखिए ये अगर इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने को मिल सकते हैं तो इस क्वेश्चन से ही आने को मिल सकते हैं कि जो किंग थे उनके फर्स्ट क्वेश्चन क्या थे, सेकंड क्वेश्चन क्या थे, थर्ड क्वेश्चन क्या थे, उसके रिप्लाई किसने किया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनका फर्स्ट क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने का अच्छा समय क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इसका आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या था जो राजा के द्वारा पूछा जा रहा था। द सेकंड क्वेश्चन वाज पीपल विच पीपल शुड आई लिसन टू, मतलब कि किस इंसान को सुनना चाहिए। मतलब पहला क्वेश्चन ये था कि किसी भी काम को शुरू करने का अच्छा समय क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन ये था कि किस इंसान को सुनना चाहिए, किस इंसान को नहीं सुनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन आस्क्ड बाय द किंग। थर्ड क्वेश्चन क्या रहता है जो किंग के द्वारा पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन रहता है फ्रेंड व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू, मतलब कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा किया जाने के लिए मतलब बहुत बहुत सही चीज़ है, ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा कार्य है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी टू डू, मतलब मेरे द्वारा किए जाने के लिए कौन सा कार्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इनके तीनों क्वेश्चन हो गए। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता कि 7th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर भी मैंने शॉर्ट में आपकी समरी तैयार कर दी, क्योंकि आपके मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि स्टार्टिंग आपका एनसीईआरटी क्लास 6 है, फिर 10th और 9th से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ ही क्वेश्चन आपके 8th से भी देखने को मिल सकते हैं, बट 7th में उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं मुझे दिखे कोई कि ज़्यादा क्वेश्चन इससे बन सकते। अगर बनने को भी होंगे तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन क्या था। तो फ्रेंड अगर अभी तक आपने एनसीईआरटी अगर आपका क्लास 6 नहीं रेडी है तो मैंने पूरा सीरीज़ एक वीडियो सीरीज़ बना के रखा है, उसको देख लीजिए। 9th का भी बना के रखा है, 10th का भी बना के रखा है। मैं चाहे प्रोज हो चाहे पोट्री हो आपका सब कुछ बना के मैं रखी हूँ। ऐसे 8th का भी बना के रखी हूँ। 7th का हमारा बचा हुआ था तो वो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आता है होम डिड द किंग सेंट थ्रू आउट हिज किंगडम, मतलब किसे पूरे किंगडम में किसे इस तीनों क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए राजा ने किसे भेजा। द किंग सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। तो ये मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने जगह जगह अपने मैसेंजर सेंड किए थे कि इस क्वेश्चन का आंसर कोई ढूंढ के ले आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। व्हाट वुड बी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी रिवार्डेड बाय द किंग इफ एनीवन आंसर दिस 3 क्वेश्चन, मतलब उन्होंने क्या रिवॉर्ड रखा था। आंसर इसका है द किंग प्रॉमिस अ लार्ज सम ऑफ मनी एज रिवार्ड, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मनी वो रिवॉर्ड के तौर पे उस इंसान को देंगे जो उनके तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द किंग सेटिस्फाइड बाय द आंसर गिवन बाय सम वाइज, मतलब क्या जो जो बुद्धिमानी जीवी आए थे, जितने भी पर्सन आए थे उनको सबने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, तो क्या राजा उससे सेटिस्फाई हुए थे। तो यही इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नो, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर आंसर, मतलब उनके आंसर से वो संतुष्ट नहीं थे, राजा संतुष्ट नहीं थे। जो भी आंसर जितने भी आए थे उसके उस सारे आंसर से राजा सेटिस्फाइड नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज किंगडम, मतलब कौन किंगडम के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, मतलब कौन था। तो हुम डिड द किंग डिक्लेयर टू सीक एडवाइस फ्रॉम, सॉरी फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का तो है यहाँ पास, इसको छोड़ दीजिए आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हुम डिड द किंग डिसाइड टू सीक एडवाइस फ्रॉम,
मतलब किसको वो कहते हैं कि एडवाइस करने के लिए, द किंग डिसाइड टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ सर्टेन हर्मिट के द्वारा। हर्मिट मीन्स होता है संत, मैंने आपको पहले ही बताया कि हर्मिट के द्वारा उनको लगता है कि सारे क्वेश्चन के आंसर उनको सही से मिलेंगे। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वेयर डिड द हर्मिट लाइव, मतलब हर्मिट कहाँ पास रहता था। तो जो हर्मिट है, हर्मिट लाइव अलोन इन ए स्मॉल फॉरेस्ट एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, मतलब एक सादा जीवन वो व्यतीत करता था और कहाँ रहता था, जंगल में ही रहता था। तो क्वेश्चन नंबर 12, होम डिड द किंग डिस्गाइज हिमसेल्फ व्हेन ही वेंट टू मीट द हर्मिट, यस। तो वहाँ पास इसका क्वेश्चन है कि जब राजा उस हर्मिट से, उस संत से मिलने जाते हैं तो क्या उन्होंने अपने लुक को डिस्गाइज किया था, मतलब अपने लुक को चेंज किया था, भेष बदला हुआ था कि नहीं है। तो यस, द किंग डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ सिंपल ह्यूमन, क्योंकि वो जो साधु था वो सिंपल लाइफ ही ये वहाँ पास स्पेंड कर रहा था, सिंपल लाइफ ही वो वहाँ पास जी रहा था। तो इसलिए राजा भी क्या किए, एक सिंपल ह्यूमन बन के, एक ऑर्डिनरी पीपल बन के, ऑर्डिनरी क्लोथ्स को पहन के वो संत के पास जाते हैं, जहाँ पास कि उसका आंसर मिलता है। हालांकि वो स्टार्टिंग में नहीं करता, क्योंकि राजा के सैनिकों के द्वारा ही उसके भाई की हत्या गलती से हो जाती है, जान के तो नहीं होती, गलती से हो जाती है, तो इसलिए साधु गुस्सा रहता है। बट साधु भी एट द एंड कुछ परेशानियों में पड़ जाता है, उसको भी चोट वगैरह लग जाती है, जिसमें राजा उसकी हेल्प करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और काफ़ी उसकी बातें भी सुनते हैं। तो वही राजा वो कहता है कि तुमने उस टाइम मेरी बातें, तुम्हें वो, आप राजा का पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि किसी भी काम करने का सही समय क्या होता है। तो एट द एंड साधु ये कहता है कि जब आपने मेरा घाव बनाया, घाव को भरा था, वही सही समय था आपके घाव को भरने का। इसका मतलब ये है कि जो काम आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है जिस टाइम, वही उसका सही समय होता है करने का। अगर कोई काम आज के लिए इम्पोर्टेंट है, आप फ्यूचर के लिए रख दें कि मैं चलो भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बाद में करूँगा, तो वो टाइम गलत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइम के करने का सही समय जो रहता है वो ऑन द स्पॉट रहता है। आपको तुरंत ही कोई काम आज ही करना चाहिए। आज करे सो, ये आप सुने ही होंगे, कल करे सो आज करे सो अब, मतलब कोई भी काम को तुरंत ही कर लेना चाहिए। अगर वो काम की ज़रूरत उसी टाइम है तो अब बात के लिए रखेंगे तो आप पछताएंगे। सेकंड उनका क्वेश्चन रहता है कि किसे मैं सुनूं या किसे नहीं सुना, किसे मैं सुन, मतलब क्या मैं सुनूं कि जो मेरे राज्य के लिए भलाई हो। तो राजा कहते हैं कि तुम उस टाइम थर्ड वाले क्वेश्चन में जब उसको चोट लगती है तो साधु कहता है कि कि आपको उस टाइम बहुत सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी, बट आपने वही चीज़ें सुनी कि मुझे चोट लगी, आप मेरे हेल्प करने के लिए आए। तो ये भी सही, इसका आपके दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर यही हो गया। और उनका तीसरा क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड, कि कौन से काम को करने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरे लिए क्या होगा। तो साधु ने ये भी बताया कि कोई भी काम करने का कोई भी काम इम्पोर्टेंट नहीं होता और सारे ही काम इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि जो काम जिस परिस्थिति में के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो परिस्थिति आपके सामने जिस टाइम उभर के आए, आपको उसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने चाहिए। एक ही काम को हर डिफ़िकल्टी में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वही राजा कहते हैं कि जब जो मतलब उनके इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन का आंसर ये था कि जब जिस कार्य को करने का सही समय ये होता है कि जब आपको उस काम की जब ज़रूरत हो तभी उस कार्य को कर लीजिए। मतलब जिस कार्य की जब ज़रूरत हो उस कार्य को करने का सही समय भी वही होता है। और जब सामने आपके कोई परिस्थिति आई है और उससे आपसे कोई कह रहा है, कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, तो उस चीज़ को आप तुरंत सुन लिए। उस चीज़ को, दूसरा वाला यही आंसर है, उस चीज़ को आप तुरंत सुन लीजिए। वो चीज़ वहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा ये रहता है कि कौन से काम, मतलब कौन से कार्य को करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यही है ना। जस्ट अ सेकेंड, मैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। मतलब वो कहते हैं कि आपके पास बहुत सारा काम था, बट आपको उस टाइम इंपॉर्टेंट ये काम लगा कि आपको मेरी सेवा करनी थी, आपको मेरे घाव को सही करना था। तो इस प्रकार से आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। तो राजा एट द एंड इतनी सेवा करने के बाद संत से पूछते हैं, संत कहता है कि आपके सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। तो राजा यहाँ से सेटिस्फाई होकर अपने किंगडम लौट जाते हैं। तो यहाँ पास ये वाली फर्स्ट वाले चैप्टर का आपका स्टोरी खत्म हो गया है। तो आपका चैप्टर सेकेंड आता है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स बाय वसंत सूर्या। और इनका एक कलेक्शन आया था नॉवेल का, कलेक्शन फ्रॉम मृदु इन मद्रास का, गोरखा टर्न्स अप। इसका ये देख लीजिए, यहाँ से ये लिया गया है, ये वाला अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। तो इसका सबसे पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसकी मेन कैरेक्टर हमारी कौन है, मृदु रहती है, एक छोटी बच्ची रहती है, मृदु रहती है। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इंट्रोडक्शन, इन this, a girl named Mridu went to her relative's house with
तापी, मतलब तापी की कौन रहता है, तापी उसकी दादी रहती है, मृदु की दादी रहती हैं तापी। तो क्या कहती है, अपनी दादी के साथ अपने एक रिलेटिव अपनी चाची के घर जाती है। अपनी चाची कौन, चाची के नाम क्या है, रुक्कुमणि। रुक्कुमणि उसकी चाची का नाम रहता है। वैसे यहाँ देखिए रुक्मणी करना चाहिए बट रुक्कुमणि हुआ है, तो उसके चाची का नाम रुक्कुमणि रहता है। उन्हीं के घर वो जाती है, अपनी दादी के साथ विजिट करती है, एज अ मतलब रिलेटिव रहती हैं, तो वहाँ विजिट करती है। द गर्ल्स आंट ओपन द डोर, जब उनकी आंट डोर ओपन करती है, रवि एंड मीना, ये उसके बच्चे हैं, उसके चाची के बच्चे हैं, रवि एंड मीना, हर कजन, जो कि उसकी किसके कजन्स रहते हैं, मृदु के कजन्स रहते हैं, रस्ट आउट, बहुत जल्दी से वो आते हैं और जल्दी से मृदु को खींच के अंदर लेके जाते हैं। एंड ब्रॉट मृदु इनसाइड, मृदु टुक ऑफ हर स्लीपर्स एंड प्लेस देम नीटली बिसाइड अनदर पेयर ऑफ स्लीपर्स। तो जब अंदर मृदु जाने लगती है तो अपने चप्पल उतार के वहाँ पास रखती है, जिसके बगल में एक और चप्पल रख रहता है जिसमें थोड़ी मिट्टी विट्टी लगी रहती है। तो वहाँ पास वो अपना चप्पल धीरे से उतार देती है और वो जल्दी से, वो जो रवि और मीना रहते उसको जल्दी से खींच के अंदर लेके जाते हैं। वहाँ पास एक एक बिल्ली के बच्चे को दिखाने के लिए, जिसको उन लोगों ने बचाया रहता है, उसको दिखाने के लिए ले जाते हैं। फिर वहाँ पास एक भिखारी आता है जो कि उनसे कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, ये वो। फिर देखते हैं तो चप्पल भी नहीं पहना रहता वो भिखारी, और उसके पैर में काफ़ी छाले रहते हैं। तो वो जो रहता है उसके रुक्मणी से अपनी अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है कि मेरे पास चप्पल नहीं है, ये वो। तो बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करता है। हालांकि रुक्मणी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बच्चों को फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो स्लीपर मृदु के चप्पल के बगल जो स्लीपर मृदु के स्लीपर के बगल में रखा हुआ था, जिसमें मिट्टी वगैरह लगी थी। अभी मैंने आपको बताया कि एक और स्लीपर रखी थी मृदु के स्लीपर के बगल में, जिसमें मिट्टी वगैरह लगी थी। तो बच्चों ने क्या किया कि वो वाला स्लीपर उठा के उस भिखारी को दे दिया। बट एट द एंड पता चलता है कि वो स्लीपर कोई और नहीं है, वो स्लीपर एक और लड़की रहती है, इनकी एक बच्ची रहती है, जिसको कि एक टीचर आया रहता है गाना सिखाने के लिए। तो वो उस टीचर की चप्पल रहती है। तो इससे रुक्मणी गुस्सा हो जाती है। बट वो लास्ट में जब टीचर घर जाने लगते हैं तो वो रुक्मणी अपने हस्बैंड का चप्पल निकाल के उस टीचर को दे देती है। तो टीचर वो पहन के जाते हैं। बट रुक्मणी सोचती है कि टीचर को तो चप्पल हस्बैंड का दे दिया, बट जब शाम को पतिदेव आएंगे तो उनको कौन सा चप्पल दूंगी। तो इसी पे ये स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो आई होप आपको सारा समरी पता चल गया है। भले ही मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऐड किया है, बट मैं सारी समरी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पास आपको समरी अच्छे से पता चल गई है, तो क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम अपना इस वाले चैप्टर से। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु विजिटेड रुक्मणीज प्लेस। रुक्मणीज के घर पे कौन आता है, कौन विजिट करता है। मृदु इज अ यंग गर्ल, छोटी बच्ची रहती है वो। मृदु वेंट टू रुक्मणी प्लेस अलॉन्ग विथ हर तापी। तो तापी कौन रहती है, उसकी दादी, मैंने पहले ही बताया, जो तापी का कैरेक्टर दिखाया गया वो मृदु की दादी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट वाज द सरप्राइज फॉर मृदु। मृदु के लिए क्या सरप्राइज था। रवि टुक मृदु टू द बैकयार्ड टू शो हर द न्यूली फाउंडेशन। मतलब वहाँ पास एक छोटे से बच्चे को दिखाने, न्यूली फाउंडेशन को अपने दिखाने के लिए रवि जल्दी से मृदु को खींचता है। रवि और रवि और मीना रहते हैं ना, तो ये दोनों जल्दी से खींच के अंदर लेके जाते हैं, वहाँ पास अपने न्यूली फाउंडेशन को दिखाते हैं मृदु को। तो वो देख के मृदु बहुत सरप्राइज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द कामा फेमस फॉर। जो एक और करेक्टर इसमें दिखाया गया है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है, जानते हैं आजकल मैं इतना क्लासेस रिकॉर्ड करें। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि, एक मिनट 10 सेकेंड। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज कामा फेमस फॉर। तो मुझे यहाँ इस वाले में समझ ही नहीं आया कि कामा क्या कर्ण की कैरेक्टर को दिखाया गया, किसके कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो कामा क्यों फेमस रहता है। कामा फ्रॉम महाभारत टू यूज टू गिव अवे एवरीथिंग। मतलब वो अपने सब कुछ, यहाँ पर जो ये नाम दिखा गया है कमा लिखा गया है, बट कर्ण की पूरी ही सब कुछ यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो खुद आपको लगेगा कि कर्ण ही रहते हैं, जो कि अपना कान का कुंडल और वो अपना कवच उतार के सबको, मतलब सब कुछ वो दान कर देते हैं। एट द एंड वो अपना कान का कुंडल और कवच भी दान कर देते हैं, इस प्रकार से। तो जो कामा का कैरेक्टर दिखाया गया है वो फ्रॉम महाभारत यूज टू गिव अवे एवरीथिंग ही हैड विच इवन इंक्लूडेड हिज गोल्ड ईयरिंग्स। वो अपने गोल्ड ईयरिंग्स भी दान में कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका कैरेक्टर यहाँ पर दिखाया गया। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर्ण का कैरेक्टर है कि कोई और कैरेक्टर, बट पूरा डिस्क्रिप्शन तो कर्ण का ही दिया गया है, तो मान के चलते हैं कि कर्ण का ही कैरेक्टर शायद इसमें दिखाया गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज बेगर वेट आउटसाइड रविस गार्डन। रवि के गार्डन में वो जो बेगर था क्यों वेट कर रहा था एक किनारे। तो आंसर इसका, द बेगर वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ नीम ट्री इन रविस गार्डन फॉर ऑल्स फ्रॉम लेडीज ऑफ द हाउस। मतलब वो इसलिए वेट करता रहता है कि वो जो घर की लेडीज़ हैं, कहाँ पास में वेट करता रहता है फ्रेंड, ये देखिए नीम का जो पेड़ रहता है उसके नीचे वो वेट करता रहता है कि घर की कुछ आएंगी, उनको थोड़ी सी हेल्प करेंगी ही। तो बट वो लोग कुछ उसकी कहानी तो सुनती है, बट इतना ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड मृदु सी इन फ्रंट ऑफ रवि हाउस। मृदु क्या देखती है फ्रंट सामने, रवि के घर के सामने। तो इसका आंसर, मृदु हैड सीन द पेयर ऑफ चप्पल्स इन फ्रंट ऑफ रविज हाउस बिलोंग टू द म्यूजिक टीचर।
मतलब कि वो क्या देखती है कि जो म्यूजिक टीचर का चप्पल रहता है वो वहाँ पास पड़ा रहता है। हाउ डिड द म्यूजिक टीचर रिएक्ट टू द एक्ट ऑफ रवि, मतलब रवि के जो कारनामे रहते हैं वो उठा के तुरंत उसको वो वाला चप्पल दे देता है भिखारी को। तो जब टीचर को ये पता चलता है कि मेरी तो चप्पल ही नहीं, तो वो क्या रिएक्ट करता है रवि के इस कारनामे के लिए। द म्यूजिक टीचर कंपेयर्ड रवि विद द लॉर्ड हनुमान एंड कॉल्ड हिम हनुमान इनकार्नेट, मतलब वो हनुमान के साथ इनको कोलरेट करता है, कि कंपेयर करता है रवि को। हैज़ लली लर्न प्लेइंग गिटार, क्या हाँ ये जो ये वाली कैरेक्टर है लली, इनको ही मतलब कि इसको ही वो जो टीचर आता है उसको गिटार सिखाने के लिए आता है। हालांकि लली बहुत अच्छा नहीं बजाती, बट उसका जो टीचर आता है काफ़ी अच्छा गिटार बजा लेता है। तो इसमें इन दोनों का भी थोड़ा सा डिस्कशन दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से जो टीचर रहता है काफ़ी अच्छा गिटार बजाता है, बट लली कुछ भी नहीं बजा पाती, मतलब वो बिल्कुल अपने टीचर के अपोजिट बजाती है। तो ये भी दिखाया हुआ है। तो यही पूछा हुआ क्वेश्चन, हैज़ लली लर्न प्लेइंग गिटार। इसका आंसर है लली केप्ट ऑन गोइंग ऑफ ट्रैक्स, मतलब कि वो ट्रैक पे जाने की कोशिश तो करती थी बट जा नहीं पाती। इट वॉज लाइक अ ट्रेन गेटिंग डिलेड अगेन एंड अगेन, मतलब कि वाइल द टीचर्स वॉज रनिंग स्मूथली ऑन द ट्रैक, मतलब कि वो ट्रैक पे जाने की कोशिश तो कर रही थी बट जा नहीं पा रही थी। जैसे कि लग रहा था कि ट्रेन बार बार आने वाली है बट लेट हो जाती, तो ऐसे ही लग रहा था उसके 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 गिटार बजाने के तरीके को देख के, किसके लल्ली के गिटार बजाने के तरीके को देख के। बट इसके अपोजिट बिल्कुल टीचर वॉज रनिंग स्मूथली ऑन द ट्रैक, और इसके बल्कि और जो टीचर रहते हैं वो एकदम स्मूथली सारे मतलब सारे म्यूजिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है कि वो काफ़ी स्मूथ तरीके से ट्रैक पे चल रहे हैं। तो यहाँ पास ये वाला क्वेश्चन भी आपका एंड होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज मृदु एंड वेयर डिड सी गो ऑन आफ्टरनून, मतलब कौन मृदु रहती है और कहाँ वो आफ्टरनून में जाती है। मृदु वॉज अ यंग एंड काइंड गर्ल रहती है, वो बहुत दयालु टाइप की लड़की रहती है। एंड ग्रोन अप इन मद्रास की रहती है वो, जहाँ उसका पालन पोषण होता है, जहाँ वो बड़ी होती है। शी वेंट टू हर आंट्स हाउस रुकुमनीस हाउस ऑन आफ्टरनून में वो कहाँ जाती है, अपने आंट रुकुमनी के घर जाती है। तो यहाँ पास आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है फ्रेंड। हमारा चैप्टर आता है चैप्टर 3, गोपाल एंड दी हिल्सा फिश। एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, यस शॉर्ट में ही मैंने लिया है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि बड़ा बड़ा हम पूरा समरी आपको कर सके, बट आपको पूरा समरी मैं बता ही दे रही हूँ। थोड़ी तबीयत भी मेरी नहीं सही है फ्रेंड, मतलब हल्का फीवर और थोड़ी सी सर्दी वगैरह बहुत तेज़ी से पकड़ लिया है। द स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा इज़ अबाउट गोपाल एंड हिल्सा फिश। एक इसमें कैरेक्टर रहता है गोपाल और एक हिल्सा फिश रहती है, जो कि उस टाइम राज्य किंगडम में बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। उस टाइम हिल्सा फिश का ही टाइम रहता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बात करता है, जिससे राजा बहुत परेशान हो जाता है। द स्टोरी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक स्ट्राइप स्टाइल, एक प्रकार का ये कॉमिक स्ट्राइप स्टाइल में लिखा गया है। कॉमिक स्ट्राइप स्टाइल इज अ सिक्वेंस ऑफ ड्राइंग डाउन टू डिस्क्राइब द स्टोरी इन इंटरेस्टिंग वे। तो क्या है ये एक कॉमिक स्ट्रिप स्टाइल क्या होता है, जब किसी स्टोरी को एक कॉमिक रिलीफ दिया जाता है, एक स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग वे में, एक बहुत ही कॉमिक वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको ही कॉमिक स्ट्राइप स्टाइल कहते हैं। इट हेल्प्स द रीडर्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी मोर इजली, ये रीडर को बताता है, इस प्रकार से समझाता है कि जो उसको ये स्टोरी रीड करने में बहुत ही आसानी होती है। द स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश नरेट्स द इंटेलिजेंस ऑफ गोपाल। ये जो गोपाल रहता है ये बहुत ही ज़्यादा दिमागदार रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस बंदा रहता है। The story begins with an image of fisherman fishing at the sea. It was the season for हिल्सा फिश। ये पूरा सीजन ही हिल्सा फिश का रहता है। मतलब सारे ही फिशरमैन हिल्सा फिश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको पकड़ते हैं। और सभी लोग आके बस मतलब पूरे राज्य में केवल उस टाइम हिल्सा फिश के ही बारे में चर्चा होता रहता है। इतना चर्चा होता रहता है, इतना चर्चा होता रहता है कि राजा सबके मुंह से बस हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के क्या करता है, पागल हो जाता है। तो सब फिर उसके बाद ये जो गोपाल कैरेक्टर होता है, तो वो भी मीन्स कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेंगे। तो राजा कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो ये हालांकि बहुत बुद्धिमान रहता है गोपाल, तो राजा उसको चैलेंज कर देता है कि अगर तुम ऐसा है, तुम इस महल में एक हिल्सा फिश सबको दिखाते हुए लेकर आओ, और पक्का है देखो तुम रास्ते पर सब तुमसे हिल्सा फिश के बारे में ही पूछेंगे। तो गोपाल ये क्या करता है कहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज को, और जाता है अजीब सा एकदम पागलों जैसा, एकदम अपना वेशभूषा अपना रंग रूप ऐसे बनाता है पागलों जैसा, बिल्कुल जैसे कि लोग बस उसी को देखें। और अपने साथ एक हिल्सा फिश सबको दिखाते हुए पूरे राज्य में टहलते हुए राजमहल में आता है। राजमहल में आता है तो पहले तो उसको दरबारी जो रहते हैं एंट्री नहीं करते हैं, मतलब पूरे रास्ते सब लोग उसकी वेशभूषा को ही देख के बातें कर रहे थे कि वो पागल है क्या, कैसा अपना लुक लिया, कैसा अपना बाल किया, कैसा ड्रेसिंग पहना, अजीब सा। उसके मतलब सब लोग उसके लुक के बारे में बात करते हैं, कोई भी हिल्सा फिश के बारे में उसके हाथों में दिखता रहता है, फिर भी कोई हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करता है।
तो जब दरबार के पास जाता है, दरबारी गेट ओपन करने से मना करते हैं, बट राजा कहते हैं कि हाँ ओपन कर दो। तो जब राजा बाद में वो कहते हैं कि ये कैसे आप हो कौन, कैसा लुक बना रखे हैं, तो बाद में गोपाल कहता है कि मैं सर कि मैं गोपाल हूँ, आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया था, तो यहाँ मैं पूरे राज्य में घूमते हुए आपके महल में आ गया हूँ, जैसा कि आपने कहा था हिल्सा फिश के साथ आया हूँ। तो पर किसी ने भी मुझसे हिल्सा फिश के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। सबने अगर पूछा, सबने मेरे ऊपर हंसा, तो मेरे लुक की वजह से, मेरे ड्रेसिंग की वजह से हंसा। तो इस पे राजा उसके बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो यहीं पास स्टोरी का एंड होता है। वॉज टॉकिंग अबाउट द फिश, एक्चुअली द किंग गॉट फीड अप हियरिंग अबाउट द, मतलब बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाता है बार बार हिल्सा फिश के बारे में सुन सुन के। एंड एज अ रिजल्ट ही थ्रोज अ चैलेंज एट गोपाल, तो एक चैलेंज गोपाल को दे देता है। तो यहाँ तक की पूरी स्टोरी थी। तो इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। एक प्रकार का कॉमिक रिलीफ देने के लिए स्टोरी को लिखा गया है, मतलब कॉमिक इवेंट क्रिएट करने के लिए स्टोरी को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, वो क्यों चाहता है कि कोई भी अब मतलब नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश, कोई भी अब और ज़्यादा बात ना करे हिल्सा फिश के बारे में। द किंग wanted no more talk about the हिल्सा फिश, ही वॉज फेड अप विथ इट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट इट एंड ही वॉन्टेड अ ब्रेक फ्रॉम इट, वो जिससे मिलता था सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते थे। वो चाहता था यार कुछ टाइम तो मुझे शांति मिल जाए, ये हिल्सा फिश से थोड़ी सी मुझे दूरी मिल जाए, थोड़ी लोग इसकी बातें कम करना बंद कर दें, मतलब ज़्यादा बातें करने इसका कम कर दें। तो हमारा यहाँ पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, वॉट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। तो किंग क्या कहता है कि अगर तुम चालाक हो तो मुझे प्रूव करके बताओ, क्या कहने को करता है गोपाल से। तो राजा, द किंग चैलेंज्ड गोपाल टू ब्रिंग अ हिल्सा फिश इनटू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग अबाउट हिम। वो राजा चैलेंज करता है कि तुम एक हिल्सा फिश को महल में ला के दिखाओ और उसके बारे में कोई भी तुमसे ना पूछे। द किंग आस्क्ड गोपाल टू डू सो टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। तो राजा कहता है अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ भाई तुम बहुत ज़्यादा चालाक हो। तो यहाँ पास गोपाल निकल पड़ता है। तो इसका आंसर ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आता है। तो मीन्स राजा यही कहता है कि अगर तुम एक हिल्सा फिश को यहाँ पास पैलेस में ला दोगे और बिना उसके बारे में कोई तुमसे पूछे, बिना कोई सवाल उससे तुमसे नहीं करेगा, तो मैं जान जाऊँ कि हाँ तुम क्लेवर हो। तो व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर, कि उसके क्लेवर को जांचने के लिए राजा क्या करता है, गोपाल से क्या पूछता है। तो यही पूछता है, इसका आंसर यही है। तो हमारे यहाँ पास क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, What three things did Gopal do before he went to buy his हिल्सा फिश। हिल्सा फिश खरीदने के पहले वो तीन चीज़ें क्या क्या करता है। तो देखिए किस प्रकार से अपने होस्ट को, अपने लुक को चेंज करता है। फर्स्ट, ही डिड नॉट सेव हिज फेस, वो अपने फेस को सेव नहीं करता, मतलब क्लीन नहीं करता है कम्प्लीटली। ही मतलब आधा ही अपने अपने वो जो उसका बियर्ड रहता है आधा ही उसको क्लीन करता है, आधा एक तरफ का छोड़ देता है, जो जिससे उसका लुक थोड़ा सा चेंज लगे। ही हैड हाफ सेव्ड हिज फेस। सेकेंड, ही स्मेयर्ड एज ऑन हिज फेस, उस थोड़ा सा स्मेड भी लगा लेता है, मतलब वो इसमें वो जो राख नहीं होती है वो राख लगा लेता है अपने फेस पे। एंड थर्ड, ही वोर रैक्स इज इंस्टीड ऑफ यूजुअल गुड क्लोथ, मतलब अपने जो उसके अच्छे क्लोथ्स रहते हैं उसको ना पहन के एक अजीब सा क्लोथ्स पहनता है। इस प्रकार से वो तीन चीज़ें करता है। एक तो अपनी आधी ही दाढ़ी मुड़ाता है, मतलब आधी ही दाढ़ी को बनाता है। एंड सेकेंड, वो क्या करता है अपने फेस पे राख लगा लेता है। और थर्डली, वो एक अजीब से कपड़े पहन लेता है। इस प्रकार से उसका लुक पूरा ही चेंज लगता है। तो लोग उसके लुक के बारे में बात करते हैं, हिल्सा फिश के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश, मतलब वो पैलेस में किस प्रकार से जाता है कि राजा को दिखाता है कि वो एक फिश अपने साथ, हिल्सा फिश अपने साथ लेकर आया है। आफ्टर द गार्ड्स डिनीड एंट्री टू गोपाल, स्टार्टिंग में जो गार्ड रहते हैं उसको डिनीड करते हैं, मतलब अंदर नहीं एंट्री नहीं करते हैं गोपाल को। ही स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग लाउडली टू गेन द अटेंशन ऑफ द किंग, फिर वो क्या करता है बहुत तेजी तेजी से गाना गाना शुरू कर देता है महल के गेट के पास, बहुत तेजी से नाचना शुरू करता है कि राजा उसकी आवाज़ सुने, उसकी अटेंशन को फील करें और वो बाहर आए। एंड द अटेंशन ऑफ द किंग एंड हिज फेलो कोर्टियर्स, सबका अटेंशन पाने के लिए वो ऐसा करता है। द किंग हु कुड हियर हिज सॉन्ग फाइनली ऑर्डर द गार्ड्स टू लेट द मैडमम कम इन, मतलब कि उस वो जो मैडमम मीन्स उस अजनबी को आप अंदर लेकर आइए, राजा ऐसा ऑर्डर कर देते हैं। By this way, Gopal got inside the palace to see the king after he had bought his fish. अंदर जाके वो बताता है राजा को कि राजा मैं आपके लिए हिल्सा फिश लेकर आया हूँ, बट इसके बारे में किसी ने भी मुझसे चर्चा नहीं की है। सब चर्चा किसके बारे में करते हैं, मुझे देख के मेरे लुक के बारे में चर्चा करते, सब मुझे पागल बुला रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5,
एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट, जो गोपाल लेकर आया था माल में, उसके बारे में लोग क्यों चर्चा करना पसंद नहीं किए। तो ये इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए एक बार। नो वन seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought, क्योंकि दिस वॉज बिकॉज एवरी वन वॉज टू बिजी नोटिसिंग हिज कॉमिकल अपीयरेंस, मतलब उस लोग हिल्सा फिश के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे थे क्योंकि उसका जो कॉमिकल रोल था, उसका अपीयरेंस उसका लुक जो था, उस पर लोग उसको नोटिस करने में लोग बिजी थे। द the onlookers were too busy discussing whether he was a madman or a mystic that they didn't notice the hilsa face, मतलब उसके पूरे मिस्टिक लुक को देखने में लोग बिजी थे, तो हिल्सा फेस के बारे में कोई भी नोटिस नहीं किया। जो गोपाल ने कैरी किया था, पीपल लाफ्ड एंड जोक्ड अबाउट द हाउ ही लुक्ड, हिज अपीयरेंस वाज मोर फैसिनेटिंग देन द हिल्सा फेस ही हैड इन हैंड, जो कि उसके हाथ में हिल्सा फेस थी, उससे ज़्यादा उस इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या लग रही थी, उसका लुक लग रहा था। तो इस प्रकार से किसी ने हिल्सा फिश के बारे में नोटिस ही नहीं किया। तो ये आपका यहाँ पास ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारा चैप्टर 4 आता है। चैप्टर 4 द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम्स। फ्रेंड, इसकी स्टोरी ये है कि एक डॉग का, इसको उसके नेबर्स ने मार दिया, बहुत क्रूल टाइप के रहते हैं। तो एक कपल नेबल रहता है, मतलब इसमें 2 कपल को दिखाया गया है। एक कपल रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, थोड़े बूढ़े रहते हैं, दोनों का ही कैरेक्टर दिखाया गया है। वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, बहुत ही दयालु रहते हैं। और जो दूसरा दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल टाइप के रहते हैं। तो जो क्रूल टाइप के रहते हैं उन लोगों ने जो फर्स्ट वाले कपल थे, जो पहले वाले कपल थे, उन लोगों ने एक डॉग को पाला हुआ था, अपने बच्चे के जैसे उसको रखते थे, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा भी नहीं था, तो उस डॉग को वो अपना बच्चा ही मानते थे। तो वो डॉग उनको काफ़ी कुछ दिखाता है, जिससे उनको काफ़ी अमीर हो जाते हैं, मतलब एक उनके फील्ड में लेके जाता है, वहाँ पास वो अपने पैरों से खोदने लगता है। तो जब वो फर्स्ट वाले कपल जाते हैं, वहाँ पास खोदते हैं, तो वहाँ पास उनको सोना मिलता है ढेर सारा। तो ये देख के दूसरे वाले जो कपल रहते हैं, उनको जलन फील होती है, तो वो भी डॉग को लेके जाते हैं उसके, और अपनी उसको खाना खिलाते हैं। तो वो डॉग तो जानता है कि ये लोग क्रूर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो वो उनको फिर भी वो नहीं खाना पसंद करता। फिर वो उनको खेत में खींच के लेके जाते हैं। वो जो डॉग रहता है, वो जो सेकंड वाले कपल रहते हैं, उसको खेत में खींच के ले जाते हैं और डॉग से कहते हैं कि तुम यहाँ पास, मतलब जैसे अपने मालिक को तुम ज़मीन खोद के दिए थे, वहाँ सोना निकला था, वैसे तुम हमें भी खोद के दो, हम भी वहाँ पास खोदेंगे तो वहाँ सोना निकलेगा। तो डॉग वहाँ उनके खेत में जाता है और एक जगह अपने नाखून पंजे मारने लगता है। तो वहाँ पास जब वो लोग खुदाई करते हैं दूसरे वाले कपल, तो वहाँ पास सोना नहीं निकलता, बल्कि एक मरी हुई बिल्ली का मतलब बच्चा मिलता है। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और डॉग को ही मार डालते हैं। फिर वही पूरी कहानी दिखाई हुई है। तो डॉग को मार डालते हैं। तो डॉग जब मर जाता है तो अपने मालिक के सपने में आके कहता है कि मैं यहाँ पास दफनाया हूँ, जाओ तुम मेरे राख को लेकर आओ और इस पेड़ पे छिड़क दोगे तो वो पूरा खिल जाएगा। तो वैसा ही उसका मालिक करता है। हालांकि मालिक जब राख लेने जाता है दूसरे वाले अपने पड़ोसी के घर, तो उस लोग बहुत चिल्लाते उल्लाते हैं, बट बेचारा कैसे भी आधा राख लेकर आता है, मतलब बहुत डांट वाट सुन के लेकर आता है। तो फिर उसके बाद जाके वो पेड़ पे, जो पेड़ बहुत सूखा रहता है, बिल्कुल सूखा रहता है, फिर उस पे वो राख छिड़कता है, जैसा कि उसको सपने में डॉग ने कहा था कि उस पे मेरी राख ले जाके छिड़क देना, वो पेड़ खिल जाएगा। तो सच में पेड़ खिल जाता है, पूरे ब्लॉसम से भर जाता है। ऐसे ही वो मतलब फिर वो सपना देता है कि जाओ वहाँ पास, तुम यहाँ पास एक व्यक्ति आएंगे। ऐसे ही वो काफ़ी सपने उसको दिखाता है। तो यही पूरी स्टोरी दिखाई हुई है। फिर एट द एंड एक राजा रहता है, या फिर राजा नहीं रहता है, या फिर कह लीजिए कि राजा नहीं रहता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ा आदमी रहता है, काफ़ी फेमस आदमी रहता है। उसके ऊपर भी ऐसे वो लोग ऐसा छिड़कते हैं, तो काफ़ी फ्लावर, एक सूखा पेड़ रहता है, वो काफ़ी खिल जाता है। तो जो दूसरे वाले पड़ोसी रहते हैं, तो वो कहते हैं कि तो राजा उसे रिवॉर्ड कर देते हैं, कहते हैं आपने ये कैसे किया कि एक राख छिड़के और ये पूरा पेड़ कैसे खिल गया। तो राजा उसको उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उसको रिवार्ड में काफ़ी कुछ दे देते हैं, काफ़ी कुछ धन दे देते हैं। तो ये वाला सेकंड वाला पड़ोसी भी देखता है, वो कहता है कि उसके पास भी उसके घर पे भी आधा राख तो बचा ही रहता है। तो वो भी राख लेके जाता है और उनके ऊपर फिर से पेड़ों पर छिड़काव करता है। तो राख उड़ के, मतलब वो दोबारा पेड़ हरे भरे नहीं होते हैं। तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, जो राजा लोग रहते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, जो मतलब धनी व्यक्ति रहते हैं, राजा नहीं रहते हैं, एक प्रकार का साहूकार रहता है वो। तो साहूकार और उसकी पत्नी गुस्सा हो जाते हैं कि राख उनके पूरे चेहरे पे, कपड़े पे, आंखों में चला जाता है। तो इससे वो लोग पनिश करते हैं, उसको मार ही डालते हैं। मतलब सेकंड वाले जो पड़ोसी रहते हैं, इसमें दिखा दिया स्टोरी में कि वो जो साहूकार रहता है वो उस वाले सेकंड वाले कपल को मार डालता है, क्योंकि वो लोग बहुत क्रूर रहते हैं, अच्छे नहीं रहते हैं, इसलिए वो मार डालता है और फर्स्ट वाले कपल को रिवॉर्ड करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पास स्टोरी खत्म हो जाती है कि किस प्रकार से दी एसेस दैट ब्लेज मेड ट्रीज ब्लूम्स, किस प्रकार से एक एस मतलब एक राख पेड़ को क्या करती है, ब्लूम कर देती है। ब्लूम मतलब पूरा बॉजम से भर देती है।
कलियों से भर देती है, खिलखिला उठता है पेड़। तो द स्टोरी इज़ अबाउट एन ओल्ड कपल एंड देयर बिलव्ड पेट डॉग। डॉग को वो अपने बच्चे जैसे मानते थे। कौन? तो एक ओल्ड कपल, बूढ़े व्यक्ति थे, दोनों ही पति पत्नी दोनों ही बूढ़े बूढ़े व्यक्ति थे, उनका कोई भी बच्चा नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो डॉग को ही अपना बच्चा मानते थे। द कपल वर पुअर बट हार्ड वर्किंग एंड hard working and affectionate to everyone around him, including the neighbors who were troublesome and cruel। मतलब वो जो सेकंड वाले रहते थे वो बस दूसरों को ट्रबल में जानना ही जानते थे, बहुत ही क्रूल टाइप के थे जो सेकंड वाले कपल थे। द डॉग हु गेट्स किल्ड बाय द हैंड्स ऑफ द नेबर्स हेल्प्स द ओल्ड कपल इन अनएक्सपेक्टेड एंड अनइमेजिनेबल वेज। तो जो डॉग रहता है वो मर जाता है बेचारा, तब भी अपने जो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब कि जो उसके मालिक रहते हैं उनको फिर भी बहुत कुछ प्रेजेंट करता है। मतलब उनकी वजह से, उसकी डॉग की वजह से वो मतलब आके सपने में काफ़ी कुछ उनको बताता है, जिससे वो जाके वहाँ पास करते हैं तो वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नेबर गुस्सा करते हैं और वो भी वही कार्य करते हैं। बट वो जब वही कार्य करते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। इस प्रकार से वो गुस्सा करते हैं, एट द एंड उनको वो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो यहाँ पास ये स्टोरी थी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अभी तक अगर मुझे सच में बताया क्लास 7 में कोई स्टोरी पसंद आई है तो केवल ये वाली, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम ही आई है। बाकी तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट लगी ही नहीं कि कोई और स्टोरी क्लास 7 में इंपॉर्टेंट हो, आपने जितना भी पढ़ लिया। बट मुझे ये वाली स्टोरी हाँ लगा कि हाँ भाई कुछ स्टोरी इसमें कुछ क्रिएशन दिखाया जा रहा है, बट बाकी में क्या दिखाया जा रहा है आप खुद मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हमारे चैप्टर में दिया है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पास क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वाई डिड द नीबर्स किल द डॉग। मतलब जो नीबर रहते हैं कि डॉग को मार डालते हैं। द नीबर्स वर विक्ड एंड क्रूल हु लॉस्ट देयर टेम्पर व्हेन द डॉग मूको। डॉग का नाम यहाँ पास देख लीजिए आप, डॉग का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरी स्टोरी आपके डॉग पे ही बेस है, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुँह को फाउंड द डेड किटन। जब वो बेचारा वहाँ पास अपना पंजा मारता है, वो लोग खोदते हैं वहाँ पास, तो क्या उनको वहाँ कोई सोना चांदी नहीं मिलता, बल्कि एक मरी हुई बिल्ली, एक बिल्ली का बच्चा मिलता है, तो जिससे वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और वहीं पास डॉग को भी मार डालते हैं और वहीं दफना देते हैं उसको। द अर्थ इन साइड ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड नहीं मिलता है वहाँ पास, एक किटन मिलती है, छोटी सी बिल्ली का बच्चा मिलता है, तो इससे वो गुस्सा हो जाता है, अपना टेम्पर खो देते हैं और वहीं डॉग को मार डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द राइट थिंग। मतलब कौन सा एक इन चारों में से कौन सा सही है। द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग बिकॉज इट हेल्प्स देम इन देयर डे टू डे वर्क। मतलब क्यों लव करते हैं, तो यहाँ पास ये क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। उसको क्यों, डॉग को क्यों प्यार करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए है, बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क। मतलब वो उनके दिनचर्या के कार्यों में उनको हेल्प करता था। ऑप्शन बी, एज इफ इट इज़ वॉट देयर ओन बेबी। ऑप्शन सी, एज दे वर्क काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स। तो यहाँ पास इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं क्योंकि वो अपने बच्चे जैसे उस डॉग को मानते थे, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था, तो इसका आंसर होगा राइट बी, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, क्योंकि अपने बच्चे जैसा ही वो उसको मानते थे। तो यहाँ पास हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, वेन द ओल्ड कपल बिकम रिच दे। मतलब जो ओल्ड कपल जो रहते हैं वो अमीर हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे गिव द डॉग बेटर फूड। मतलब गाँव वो जो डॉग रहते हैं उसको बेटर फूड देते हैं। इन्वाइटेड देयर ग्रीडी नेबर्स टू अ फीस्ट। ऑप्शन सी, लिव्ड कंफर्टेबली एंड वर जनरस टुवर्ड देयर पुअर नेबर्स। तो इसका आंसर सी राइट होगा। जैसे कि लिव्ड कंफर्टेबली, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अमीर हो जाते हैं फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे रहते थे वैसे ही रहते थे। बहुत ही जनरस टाइप के अपने नेबर के सामने वो अपनी अपनी फीलिंग रखते थे, अपनी बातचीत को रखते थे। मतलब बहुत ही मतलब पैसा पाके वो उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं आता है अपने नेबर्स के साथ। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्रीडी कपल बोरोड द मील एंड द मोटर टू मेक। मतलब वो कहते हैं जो एक मतलब कि जब डॉग रहता है तो अपने मालिक को जब ख़त्म हो जाता है तो कहता है कि वहाँ पास एक लकड़ी बताता है कि जाओ उसको काट के लेके आओ, उससे एक तुम मील बनाओ और मोटर बनाओ, जिससे कि तुम मतलब उससे भी तुम काफ़ी अमीर हो जाओगे। तो वो जब मोटर बनाता है, वो मशीन बनाता है, किसान बनाता है, तो जब वो लोग चक्की चलाते हैं तो उसमें से अनाज की जगह पे सोना गिरता है, तो उससे भी वो लोग अमीर हो जाते हैं। तो वो लोग जो नेबर रहते हैं तो वो कहते हैं कि क्या प्लीज़ मुझे अपना मोटर और मुझे मील थोड़ा टाइम के लिए देंगे। तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम भी चलाएंगे तो उसमें से सोना निकलेगा, बट उसमें से सोना नहीं निकलता है। तो यही पूछा है कि क्या वो बनाने की कोशिश करते हैं। द राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस। ऑप्शन बी, मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड। ऑप्शन बी, मैजिक एज टू विन रिवॉर्ड। ऑप्शन सी, अ पाइल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पास ऑप्शन सी इस राइट आंसर। वो क्या बनाने के लिए नेबर मांगते हैं उनसे, जो ग्रेडी कपल रहते हैं वो क्या मोटर इसलिए मिल मांगते हैं कि वो क्या बना सके, अ पाइल ऑफ गोल्ड।
तो ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पास थोड़े से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तो ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू के फॉर्म में थे। यहाँ पास थोड़े से इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि आपसे कहीं पे से भी एग्जाम में छूटे ना। द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ। फर्स्ट टू पैराग्राफ में आपको कौन सा एविडेंस ऐसा देखने को मिलता है कि आपको लगता है कि जो फर्स्ट वाले कपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हैं। तो इसका आंसर है द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, ही लव्ड मुको। मुको कौन है फ्रेंड? डॉग का नेम है मुको। एज थो इट वर देयर ह्यूमन चाइल्ड, वो उसको एक डॉग रहता है फिर भी उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनका खुद का एक ह्यूमन बच्चा हो। He fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks, मतलब खुद के चम्मच से, अपने चॉपस्टिक से वो खुद अपने चम्मच से उस डॉग को खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस ही वांटेड, मतलब और चावल भी खिलाते हैं जो कि वो जितना वो चाहता है उसको मतलब सब कुछ देते हैं। द ओल्ड मैन वॉज नॉट ओनली काइंड टू हिज पेट डॉग बट ऑल्सो टुवर्ड द वाइट हेरोन विच ही यूज टू फॉलो हिम इन टू द फील्ड्स एंड द बर्ड्स फॉर whom he used to turn up a shot on purpose। मतलब वो बस ऐसा नहीं कि वो डॉग के डॉग के प्रति ही काइंडनेस शो करते हैं, बट उनके फील्ड में जितने भी बर्ड्स वगैरह आते हैं जो कि रहते हैं उन लोगों को भी वो काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वॉट डिड द डॉग डू टू ईट द फार्मर टू द हिडन गोल्ड, मतलब जो डॉग रहता है किस प्रकार से उनको हिडन गोल्ड दिखाता है। द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर, उनके पास आता है जल्दी से फार्मर के पास भाग के आता है। द ही पुट हिज पास, पास मीन्स होता है लेग्स के जो पंजे होते हैं वो पास होता है, अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशंस विथ हिज टू द स्पॉट वेयर द हिडन गोल्ड वॉज, मतलब वहाँ पास वो अपना पंजा मारने लगते हैं जहाँ पास की गोल्ड छुपा होता है। हाउ वेयर द ओल्ड मैन थिंकिंग दैट द डॉग वॉज जस्ट प्लेइंग विथ हिम, उससे लगता है कि ये तो बस मेरे साथ खेल रहा है, तो वो खेलने लगता है बट और उसे इग्नोर कर देता है। द डॉग स्टार्टेड बाइनिंग एंड रनिंग टू एंड जस्ट अ सेकेंड एंड फ्रो, मतलब उसे खींचने लगता है। वुड स्टॉप टू डूइंग सो, मतलब वो कहता है कि मतलब उसको खींचने ही लगता है, वो स्टॉप नहीं होता है। फाइनली द ओल्ड मैन गेव इन एंड फॉलोड द डॉग टू द स्पॉट ही वॉज मेंशनिंग टुवर्ड्स। जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है? Mentioning toward, when they reached the spot, the dog started pawing it and began scratching it lively. The old man then struck his hoe at the spot, thinking it was just a bone or bead or a fish buried there. Instead, he found the hidden gold. वो जब स्टार्टिंग में उसको खींचता है तो उसको लगता है डॉग तो मेरे साथ खेल रहा है, तो वो नहीं जाता है, बट बहुत उसके फोर्स करने पे उसका पीछा करके जाता है। तो वहाँ पास वो जाता है और वहाँ पास पाँव ऐसे उस जो पंजा मारने लगता है डॉग, तो फार्मर को लगता है कि यहाँ पर शायद कोई मरी हुई मछली होगी जो कि बरी की गई, वहाँ दफनाई गई होगी। तो वो बेचारा फिर फिर उसके बाद क्या कहता है, जब वहाँ पास खोता है तो वहाँ पास मरी हुई मछली नहीं निकलती है बट एक हिडन गोल्ड निकलता है। तो यहाँ मैंने आपको बता ही दिया। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टाइम वो कैसे जो डॉग का स्पिरिट रहता है उसकी आत्मा रहती है कैसे फार्मर की हेल्प करती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग फर्स्ट आस्क्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री, पाइन ट्री कहता है उसको लेकर आइए उसके जो कि ग्रेव के पास लगा हुआ है। द डॉग स्पिरिट इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन टू मेक अ मोटर फॉर द राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर द बीन्स सॉस फ्रॉम इट। तो ये कहता है कि वो वाला जो मेरे ग्रे के पास जो पेड़ लगा हुआ है, पाइन ट्री लगा हुआ है, उसको जाइए काट के लेकर आइए, उससे आप एक मोटर बनाइए, एक मिल, फिर उसके बाद एक मिल तैयार करिए उससे, उसमें आप क्या बनाइएगा, राइस पेस्ट्री बनाइएगा और उसमें सॉस भी बनाइएगा, द बीन सॉस फ्रॉम इट। तो यहाँ यही उसका फर्स्ट वाला रहता है, इस प्रकार से हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट, मतलब सेकंड टाइम वो कैसे हेल्प करता है अपने मालिक की। द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द ओल्ड मैन, जस्ट अ सेकेंड, old man dreams after he meal and motor had been destroyed by the big neighbor। जब वो उसके नेबर वो मिल डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो दोबारा अपने मालिक के सपने में आता है। दैट टाइम द स्पिरिट आस्क्ड द ओल्ड मैन टू कलेक्ट द एसेस ऑफ द बर्न्ट मिल एंड मोटर, मतलब कहता है कि जो मोटर का जो उन्होंने जला दिया, उनके नेबर ने जो मोटर और मिल जला दिया, उसके चाहे आप एसेस लेके आओ, मतलब उसकी राख लेकर आओ, एंड टू स्प्रिंकल इट ओवर द वेदर ट्रीज, मतलब जो जितने भी सूखे हुए सफ़ेद पड़े हुए ट्रीज़ हैं उन पे जाओ, टू उनको क्या करने के लिए, ब्लूम करने के लिए, उनके ऊपर कलियाँ खिलाने के लिए जाओ, जो मोटर का जितना भी राख बचा हुआ है आप लेके आओ उस पर छिड़क दो। तो सेकंड टाइम वो उनके ड्रीम में आके ये बोलता है। और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड द ड्रोमियो, ये ड्रोमियो का कैरेक्टर है, एक प्रकार का अमीर आदमी रहता है, साहूकार रहता है। ड्रोमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट, मतलब कि उसी चीज़ के लिए जब वो
मतलब जो ये बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, फर्स्ट वाले कपल जो रहते हैं वो ऐसे छिड़कते हैं तो पूरे पेड़ों पे खिल जा मतलब कली खिल जाती है। बट वही चीज़ जब वो उसके नेबर करते हैं तो क्या करता है, उसका राख उस ड्रोमियो और ड्रोमियो की वाइफ पे जाके उड़ के पड़ता है। तो ड्रोमियो उससे गुस्सा हो जाता है। तो वही पूछता है कि क्या करते हैं, उससे दोनों ही लोगों ने सेम काम किया रहता है, बट उसको वो क्या रिवॉर्ड करते हैं, उसको क्या पनिश करते हैं। द ड्रोमियो रिवॉर्डेड द फार्मर बट पनिश्ड हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट बिकॉज इवन थो द एक्शन वर द सेम द रिजल्ट वर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक्शन तो दोनों सेम ही करते हैं, वो भी राख छिड़कता है, वो भी राख छिड़कता है, बट रिजल्ट उसका अलग हो जाता है। उसके राख, पहले वाले कपल के राख छिड़कने पे पूरा पेड़ खिल उठता है, बट सेकंड वाले कपल के राख छिड़कने पे क्या होता है, पूरे उन लोगों के ऊपर धूली धूल राखी राख भर जाती है। इन द फार्मर स्प्लिट द एसेस ऑन द वाइटर चेरी बॉजम, मतलब जो सूखे हुए चेरी बॉजम थे ट्रीज पे थे। इट ब्लूम्ड वेयर इज वेन द नेबर्स स्प्लिट द एसेस ऑन द वाइटर चेरी ब्लॉसम ट्री। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड? सॉरी फॉर दैट, वो स्क्रीन बंद हो गई थी थोड़ी सी। तो तो यहाँ पास मतलब कि वो जब उस पे चेरी उस पे वो राख छिड़कता है तो पूरा पेड़ मीन्स पूरा राख से भर जाता है। तो कहाँ पास थे हम लोग? It bloomed whereas when the neighbor spilled the ashes on the bed with her cherry blossom tree, it did not bloom at all. वो नहीं खिलता है। Instead, due to the wind, the ashes went into the mouths and noses of the Dromio and his wife, which caused a lot of sneezing and choking. मतलब वो बहुत ज़्यादा छींक स्टार्ट कर देते हैं। This ruined pride and dignity of the procession while angered the ड्रमियो। तो इसलिए ड्रमियो गुस्सा हो जाता है और उसको क्या करता है, मतलब एट द एंड उसको मार ही डालता है। तो हमारा ये वाला चैप्टर 4 भी फिनिश हो गया है। चैप्टर 5 है हमारा क्वालिटी देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। ये चैप्टर भी हमारा जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी वाला। ये लिखा किसके द्वारा किया गया है? मीन्स जॉन गल्सवर्थी का ये वर्क है क्वालिटी। छोटी सी स्टोरी है बट काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इंट्रोडक्शन। द स्टोरी स्टार्ट विद द ऑथर टेलिंग अबाउट मिस्टर गेसलर। अब यहाँ पर देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है। मिस्टर गेसलर अ जर्मन शू मेकर, अ जर्मन कौन रहते हैं? जर्मन शू मेकर रहते हैं। द ऑथर टेल्स अस दैट ही न्यू मिस्टर गेसलर फ्रॉम हिज डेज टू यूथ। मतलब राइटर जो ऑथर रहते हैं वो कहते हैं कि मैं इन्हें तब से जानता हूँ जब ये मेरे पिता के, जब वो यंग एज के थे और ये मिस्टर गेसलर उनके पिता के लिए शूज़ बनाते थे। शू मेकर यूज टू मेक द ऑथर फादर्स बूट्स। ही लाइव विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपने बड़े भाई के साथ उस शॉप में रहता था। विच वॉज अ स्मॉल बाई स्ट्रीट शॉप इन फैशनेबल और फेमस पार्ट ऑफ लंडन, जो कि लंदन के फेमस पार्ट में था। और वहाँ पर उस टाइम उनका जो शॉप था जाना माना था। बट एट द एंड उनका शॉप बंद हो जाता है और दोनों भाई भी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? भुखमरी से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसे शूज़ बनाते रहते हैं। थोड़े से मैं इसकी समरी आपको डिस्क्राइब कर दूँ। मतलब राइटर जो हमारे ऑथर रहते हैं कि मैं कहते हैं कि मैं इन दोनों भाइयों को तब से जानता हूँ जब ये मेरे फादर के लिए शू बनाते थे। मीन्स वो भी तब भी वो भी ऐसे ही आते हैं, वो भी तो राइटर जो हैं वो भी अपने शूज़ यहीं से बनवाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो चमड़ा रहता है, शू बनाने का जो मटेरियल रहता है वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रहता है। और वो लोग ज़्यादा महंगा भी नहीं करते, बट लोगों से इतना ही पैसा लेते थे जितना कि उनके शू में खर्चा लगता था। मतलब वो ज़्यादा पैसा लेते ही नहीं थे। जिससे ये क्या हुआ कि वो फिर उसके बाद वो एक बार और ऑथर आते हैं उनकी दुकान पे विजिट करने के लिए, अपने शू लेने के लिए। तो वो अपनी चिंता व्यक्त करता है कि किस प्रकार से नए नए दुकान खुल गए हैं जहाँ पास महंगे महंगे शूज़ मिलते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती है और वो शोरूम ओपन करके बैठे हैं। इस वजह से जूते काफ़ी महंगी क्वालिटी के देते हैं और इस वजह से हम लोगों का काम भी मंदा पड़ गया है। मतलब उन लोगों का काम भी कम लोग उनके दुकान पे आते हैं, क्योंकि वो जो शू मेकर रहते हैं अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाते, तो जल्दी जल्दी शू ऑर्डर कर देते हैं, मतलब जल्दी जल्दी अपने ग्राहक को देते हैं। बट हमारे शू बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं अपनी अच्छी क्वालिटी का, तो पूरा स्टोरी जो बेस है क्वालिटी पे ही बेस है कि अच्छी क्वालिटी का मैं शू बनाकर देता हूँ लोगों को, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो इस हिसाब से हमारी दुकान की मंदी चल रही है। तो राइटर इसमें जो ऑथर का इसमें थोड़ा सा उसको ये सब सुन के दुख होता है, तो वो क्या करता है 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा जूते ले लेते हैं। हालांकि उसको जूतों की ज़रूरत नहीं रहती है, बट वो उसकी बातें सुनता है तो वो 3-4 जोड़ी एक्स्ट्रा जूते ले लेता है उसे लेने, और उन जूतों को लगभग साल भर से ज़्यादा वो पहनता है। फिर एट द एंड जब साल भर के बाद वो आता है, काफ़ी टाइम बाद वो लंदन से रिटर्न आता है जो हमारा राइटर।
तो दोबारा आता है इनकी दुकान पे, जाता है, फिर वो देखता है तो कहता है कि हाँ उसके भाई, मतलब वो लोग खत्म हो गए, तो बाद में उन लोगों को वहाँ पास कोई और दुकान मिलती है। तो जब दुकानदार के मालिक से पूछता है कि ये दोनों भाई कहाँ गए, तो कहते हैं पहला वाला भाई तो पहले ही खत्म हो गया, तो दूसरा वाला भी भुखमरी की वजह से खत्म हो गया, क्योंकि ये लोग अपने जूता बनाने में क्वालिटी को देखते थे, ज़्यादा पैसा भी नहीं लेते थे और काफ़ी टाइम भी लगाते थे। इस वजह से उन लोगों ने अपने सारे ही ग्राहक को धीरे धीरे खो दिया, और फिर उसके बाद एट द एंड वो भुखमरी से मारे भी गए। तो इसकी पूरी स्टोरी यही है। तो चलिए इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेसलर एज अ बुक मेकर। मतलब क्या ओपिनियन रहता है जो मिस्टर गेसलर के बारे में, ऑथर का क्या ओपिनियन रहता है मिस्टर गेसलर के बारे में, उनके बूट के बारे में, उनके बूट बनाने के तरीके के बारे में। और बूट मेकर कौन रहता है फ्रेंड? मिस्टर गेसलर ही रहता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज बूट्स एंड द वे ही मेड देम वर बोथ टिल द प्रेजेंट मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। ही फाउंड हिज बूट्स द बेस्ट बूट्स विच नेवर फेल टू फिट द ओनर। वो कहते हैं किस प्रकार से वो लोग बूट बनाते थे, जैसे लगता था कि एक मैजिक इफेक्ट उसमें डालते हैं कि जो भी जिसका वो बूट बनाते थे उसको वो परफेक्टली फिट आ जाता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता था, या फिर पैर वैर काटना वगैरह नहीं करता था, मतलब बहुत परफेक्टली उसको फिट आ जाता था। तो इस प्रकार से उनका ओपिनियन था, ऑथर का ओपिनियन था बूट मेकर के ये ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली। मतलब क्यों इनफ्रीक्वेंटली क्यों उस शॉप पे विजिट करता है। The boots Mr. Gessler made never failed to fit in. They were so good that that they lasted very long. Therefore, there was no need to visit the shop frequently. वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रेक्वेंटली। यस यस, मतलब कि वो मतलब बहुत जल्दी उनकी दुकान पे क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो जो शॉप वो जो शू लेके जाता है वो काफ़ी काफ़ी मजबूत रहता है, काफ़ी फिटिंग भी रहता है और काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। इस वजह से जो हमारे ऑथर हैं वो काफ़ी टाइम लंबे समय तक उस दुकान पे विजिट नहीं करते हैं। तो यही पूछा है कि क्यों इतना जल्दी वो नहीं जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, why was the what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots। क्या रिमार्क रहता है यहाँ पास देख लेते हैं। When the author remarked about a certain pairs of boots, Mr. Gessler looked surprised। कहते हैं बहुत मतलब मिस्टर गेसलर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। The shoemaker waited for the author of either withdraw or qualify his statement. When the author did not do so, he tried to remember which boots the author was talking about। तो मतलब कि एक इंसिडेंट ऐसा भी होता है कि ऑथर रहते हैं वहाँ पर, जाते हैं उसके शॉप पे, तो बताते हैं कि ये मैं आपके यहाँ से शू लेकर गया था और वो काफ़ी मतलब कि जल्दी फट गया, ख़राब हो गया और उसके चमड़े भी ख़राब हो गए। तो ये सुन के जो मिस्टर गेसलर रहते हैं वो काफ़ी उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पक्का है कि आप मेरे यहाँ से ये लेके गए थे ना, क्योंकि मेरी क्वालिटी तो हमेशा अच्छी रहती है, ऐसा कैसे हो गया। बहुत बेचारे चिंतित हो जाते हैं। तो यही पूरी स्टोरी दिखाई गई। ही हैड अ सैड एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। मतलब ये इतनी चीज़ें सुन के वो अपने फेस से बहुत सैड एक्सप्रेशन ले आते हैं। कौन ले आता है? मिस्टर गेसलर ले आते हैं। He then asked the author to return the boots to him so that he can see the matter। वो कहते हैं कि आप वो वाला शूज़ लेके आइए मेरे पास, मैं उसके पैसे नहीं लूँगा आपसे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको न्यू शू भी देख लूँगा और मैं देखूँगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम आई है, मतलब कौन सा मैटर उसके साथ इंक्लूड है कि शूज़ इतनी जल्दी ख़राब हो गए। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट वाज मिस्टर गेसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। बिग फर्म्स पर मिस्टर गेसलर क्या कहते हैं, जो बड़े बड़ी दुकानें खुल गई हैं उनके बारे में मिस्टर गेसलर क्या कंप्लेंट करते हैं ऑथर से। मिस्टर गेसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स के केयर्ड ओनली अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द मनी एंड प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं कि वो बस ऐसे ही जूते बनाते हैं जिसमें कोई भी क्वालिटी नहीं रहती, वो केवल अपनी क्वांटिटी ऑफ मनी को ही देखते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को देखते हैं, नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ बूट्स। वो क्वालिटी बूट्स की क्वालिटी को नहीं देखते। इंस्टेड ऑफ मेकिंग बेटर बूट्स दे फोकस ऑन द एडवर्टाइजमेंट। वो कहते हैं कि वो लोग केवल अपने एडवर्टाइजमेंट में ही फोकस करते हैं, वो बूट की वो शू की क्वालिटी पे फोकस नहीं करते। द ओनली रीज़न वाई दे दीज फॉर्म वर सो रिच। मतलब यही एक रीज़न है कि वो लोग अमीर होते जा रहे हैं, उनके ग्राहक बढ़ते जा रहे हैं, बट उनका ये लोग जो हैं जो मतलब जो गैसलर ब्रदर हैं वो अपनी क्वालिटी पे फोकस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एडवर्टाइजमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर वर्क। मतलब कहते हैं क्योंकि वो अपना इतना ज़्यादा अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका वर्क तो दिखता ही नहीं है, मतलब वो बस वो पैसे पे ही फोकस करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो जूतों की शॉप है। ही कंप्लेंट दैट ड्यू टू दिस रीजन पीपल हु आर पैशनेट अबाउट बूट मेकिंग डोंट गेट एज मैनी कस्टमर्स एट बिग फर्म्स एट दिस वॉज द रीज़न वाई ही वॉज नॉट अर्निंग इनफ मनी। इसकी वजह से कह रहे हैं कि हमारा काम भी मंदा हो गया, हमें उतनी मनी नहीं मिल पा रही है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूट्स, डिड ही रियली नीड। मतलब कि ऑथर जो हमारा रहता है बहुत क्यों बहुत सारे जूते ऑर्डर करता है, क्या उसे सच में उसकी ज़रूरत थी। द ऑथर
order so many pairs of boots because he felt fat for Mr. Gessler in order to give him money। मतलब वो चाहता था कि किस प्रकार से मैं मिस्टर गेस्लर को, इतनी बेचारे प्रॉब्लम है, उनके पास पैसे नहीं है, तो मैं किस प्रकार से उनकी हेल्प कर सकूं, मैं उन्हें मनी दे सकता हूँ। बट वो अगर ऐसे ही उनको मनी देते मिस्टर गेस्लर को तो वो लोग नहीं लेते। तो आथर क्या करता है कि कई कई पेयर्स ऑफ शूज़ ले लेता है उनसे, जिसके बदले वो उनके पैसे दे सके। ही ऑर्डर मैनी पेयर्स सो दैट द शू मेकर वुड अर्न मोर money. Moreover, the shoemaker loved making boots, so the author must have thought that ordering many pairs of boots would keep him busy and happy। क्योंकि उसके पास जो शू मेकर रहते हैं उनके पास कोई भी काम नहीं रहता, ज़्यादा लोग अब उनके ग्राहक नहीं रहते हैं, तो वो ना पैसे रहते हैं ना ज़्यादा काम रहते हैं, इस वजह से वो लोग बहुत उदास रहते हैं। इसलिए वो जो ऑथर रहता है काफ़ी शू बनाने का ऑर्डर दे देता है, उनको पैसे भी दे देता है कि इसमें वो काम करने में बिजी रहेंगे तो बेचारी इधर उधर की बातें नहीं सोचेगी। नो, द ऑथर डिड नॉट नीड देम। ऑथर को सारे जूतों की जरूरत नहीं थी। ही ऑर्डर सो मैनी बुक्स नॉट फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द सेक ऑफ द शू मेकर। मतलब वो अपने लिए नहीं ऑर्डर करता, बस इसलिए ऑर्डर करता है शू कि उसमें वो लोग बनाने में बिजी रहेंगे और उनको थोड़ी सी कमाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पास हमारा ये वाला चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है। और चैप्टर 6, जस्ट सेकेंड फ्रेंड, चैप्टर 6 आपका बचा हुआ है। देन आपका चैप्टर 7, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है। फिर उसके बाद यस ये आपका ये लास्ट चैप्टर, फिर आपका सप्लीमेंट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 2 चैप्टर है जो कि हम बाद में करेंगे, तो या फिर कर ही लेते हैं। थोड़ा वीडियो 1 आवर का हो गया, तो आप लोग जानते हैं 1 आवर से ज़्यादा मैं थोड़ा वीडियो अपलोड करना पसंद नहीं करती हूँ, होता ही नहीं अपलोड तो कैसे करूँगी। तो क्लास 6 का आपका चैप्टर है, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एक्सपर्ट डिटेक्टिव, एकदम अब क्या बताएं, इस वाले चैप्टर को पढ़ के तो मेरा खुद सर दर्द करने लगा। इसके द्वारा लिखा गया है, शारदा द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। ये वर्क आया था फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट का, ये वर्क है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। इसमें 2 भाई बहन की कहानी दिखाई है, जो कि एक आदमी पे डिटेक्टिव बनने की कोशिश करते रहते हैं। मोस्टली एक बहन जो रहती है माया, वो ज़्यादा डिटेक्टिव बनती है। ये पूरी स्टोरी इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले तो राइटर का नाम एक बार आप देख लीजिए, शारदा द्विवेदी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन इसका बताते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट 2 चिल्ड्रेन, माया हु इज़ अ 10-year-old गर्ल एंड निषाद, इसका भाई रहता है। माया जो लड़की रहती है 10 ईयर की रहती है, उसका भाई रहता है निषाद रहता है। अ बॉय ऑफ 7 ईयर का रहता है। हुज निक नेम इज आल्सो 7, जिसका निक नेम ही उसकी बहन रखती है, उसकी माया निक नेम ही रख देती है 7। उसका निक नेम ही उसको मतलब बुलाती है कि 7 कम ईयर 7, ऐसे करके अपने भाई को बुलाती है वो। बिकॉज हिज नेम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द 7th नोट ऑफ द म्यूजिकल स्केल। दे नो अ मैन हुज नेम इज मिस्टर नाथ। यहाँ पास देखिए आप पूरी जो स्टोरी घूम के दिखाती है, जिसपे ये लोग अपना डिटेक्टिवपन करते हैं, किस पे करते हैं, मिस्टर नाथ पे करते हैं। ये कैरेक्टर यहाँ पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब 3 का 4 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, माया, निषाद, मिस्टर नाथ, 1-2 कैरेक्टर और भी हैं, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। हु इज़ अ स्क्रिप्टिव पर्सन, मतलब वो बहुत ही ऐसे पर्सन रहते हैं जो ना किसी से ज़्यादा बात करते हैं, चीट करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो माया थिंक्स दैट ही इज़ अ क्रूक एंड इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग टू गेट द ट्रूथ। मतलब वो कह रहे हैं ये ऐसे रहते हैं, इसका मतलब ज़रूर है कि ये एक प्रकार के आतंकवादी टाइप के या फिर अच्छे इंसान नहीं हैं, जो कि हमसे ज़रूर ना कोई सच्चाई छुपाते हैं। वन डे द चिल्ड्रेन मार्वल्स रोल इन टू द मिस्टर नाथ्स रूम एंड निषाद गेट्स अ चांस टू सी हिम एंड गेट ऑल हिज क्वेश्चन आंसर। मतलब एक दिन ऐसे मतलब पूरे चैप्टर में ये उनके पे इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। ये दोनों बच्चे जो रहते हैं मिस्टर नाथ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, अपना अपना मत रखते रहते हैं कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, क्यों मिलते नहीं हैं लोगों से, वो खाना क्या खाते हैं, इतने पतले दुबले क्यों हैं, क्या उनको खाना खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। एट द एंड निषाद उनके कमरे में जाता है, मिस्टर नाथ के कमरे में जाता है, उनको अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पास हमारी स्टोरी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज निशान कॉल्ड 7, जो निषाद है उसको क्यों 7 बुलाया जाता है। द 7th म्यूजिकल नोट्स इन निषाद, मतलब 7 म्यूजिकल नोट्स थे निषाद के, दैट इज़ वाई माया कॉल्ड हिम 7, इसलिए माया उसे 7 बुलाती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द एक्सपर्ट डिटेक्टिव इन द लेसन, मतलब एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन था इस लेसन में। एक्सपर्ट डिटेक्टिव इन द लेसन इज माया। ये मैंने आपको बताया है कि माया ही बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव बन रही थी, जो मिस्टर नाथ के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर उनका ताका झाकी कर रही थी। सी इज़ निषाद सिस्टर, वो कौन रहती है, निषाद की सिस्टर रहती है। हाउ डिड मिस्टर नाथ गेट्स स्कैर्स अकॉर्डिंग टू माया, मतलब वो कहते हैं किस प्रकार से वो स्कैर्स लगते हैं माया के हिसाब से। माया थॉट दैट मिस्टर निषाद स्कैर वॉज बिकॉज ऑफ द शूट आउट विथ द पुलिस। वो क्या कहते हैं कि लगता है कि पुलिस के द्वारा ये भागे गए हैं, पुलिस के द्वारा ये पकड़े जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थॉट कम टू मिस्टर नाथ माइंड व्हेन निषाद विजिटेड हिम द सेकेंड टाइम। तो मिस्टर नाथ के माइंड में क्या कौन से क्वेश्चन उठते हैं जब निषाद उनके घर पे सेकेंड टाइम विजिट करता है।
When Nisad visited him for the second time, Mr. Nath thought that he had come in search for his marble. वो सोचते हैं कि ये जो निषाद आया उनके घर में क्या सर्च करने है, मार्बल सर्च करने आया है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड निषाद स्पेंड हीज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज. मतलब क्यों अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज वो अपने स्पेंड करता है निषाद. निषाद स्पेंड हिज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज लाइंग अ बेड ऑल डे एंड रीडिंग अ कॉमिक रिलीफ. मतलब कि वो अपने बेड के पास ऐसे लेट के कॉमिक बुक्स पढ़ता रहता है. इस प्रकार से उसने अपने अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज को स्पेंड किया था. यहाँ पास क्लास चैप्टर 6 भी हमारा फिनिश हुआ. चैप्टर 7 हम कर लेते हैं, फिर हमारा लास्ट चैप्टर है ये, द इन्वेंशन ऑफ बीटा ओंक बाय रोल्ड डल. ये एक प्रकार का बहुत ही कॉमिक टाइप का स्टोरी है जिसमें एक तरल पदार्थ बनाया जाता है, एक पेयजल बनाया जाता है, बीटा ओंक जिसका नाम रहता है. तो इसी का इन्वेंशन किया जाता है. यही पूरा चैप्टर में दिखाया गया है. तो इसके राइटर देख लीजिए आप, रोल्ड डल है इसके राइटर. ये जो आया है बोरो किया गया है. इस नॉवल का नाम है चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर. इस वाले नॉवल से ही ये आया है, मीन्स इस वाले नॉवल का ये कलेक्शन है. द इन्वेंशन ऑफ बीटा ओंक किस नॉवल का कलेक्शन है, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर का है. तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इन्वेंटर हुज नेम वाज अ विली वोंका. अब यहाँ पर जी करेक्टर देखिए जो कि ये पेयजल बनाता है, विली वोंका. इन्वेंटेड वोंका वाइट. इस वाले चीज़ का, इस पेयजल का बनाता है. तो ये सारे नेम आपको इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं. विच मीट पीपल यंगर, जो कि पीपल को क्या वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसा चीज़ बनाऊंगा जो कि पीपल को यंग कर देगा. तो वो ऐसा चीज़ बनाते हैं, वोंका वाइट बनाते हैं, जो कि मतलब लोगों को और ज़्यादा मतलब यंगर कर सकता है. हाउ यर इट टर्न आउट टू बी अ फेलर, बट वो उसमें फेल हो जाते हैं. बिकॉज इट मेड ओम्पा लोम्पा. मतलब कि उनकी एक मतलब मान लीजिए सर्वांट रहती है या फिर कह लीजिए उनकी सहकारी रहती है, ओम्पा लोम्पा रहते हैं, हु वॉज अ वॉलंटरीज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट. तो उसके ऊपर ये अपना जो बीटा वोंक है उस पर ऊपर टेस्ट करते हैं. सो यंग दैट इज एज 1 × माइनस, मतलब उसकी एज बहुत ही ज़्यादा माइनस हो जाती है. मतलब कि मान लीजिए अगर कोई 20 साल का बच्चा है तो उस पर ये जो वोंटा वोंक है उस पर अगर उसको उस पर टेस्ट किए तो सीधे 85 ईयर का हो जाएगा. और जो 85 ईयर का है तो वो इतने आगे बढ़ जाएंगे कि वो दिखना ही बंद हो जाएंगे. मतलब उनको दिखने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा. तो इस प्रकार से ये पूरा स्टोरी दिखाया हुआ है. मीनिंग दैट ही हैड टू बी रीबॉर्न. मतलब कि वो ऐसा हो जाता है उसके ऊपर, मतलब ऑलरेडी उसके ऊपर जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है कि अब उसको अपने दिखने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा. मतलब वो गायब ही हो जाता है. हेंस इट वॉज, मतलब उसकी एज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है. मैंने बताया ना, अगर 20 साल के लड़के पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो उसकी एज सीधे 85 साल की हो जाएगी. अगर 85 साल पे ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है तो सोचिए उसकी एज ऐसी हो जाएगी कि उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा दिखने के लिए. हेंस इट वॉज कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट वॉज टू स्ट्रॉन्ग. मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. विली वोंका हैड टू इन्वेंट समथिंग एल्स. मतलब विली वोंका इसको बहुत जगहों से बहुत कुछ ऐसे पुरानी चीज़ें लेकर आता है. पूरा यही क्वेश्चन है. मैं आपको क्वेश्चन से मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ों से वो किन किन चीज़ों से मिला के इस ड्रिंक को बनाता है, इन्वेंट करता है, किन किन चीज़ों से. तो यही आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी. आफ्टर रैकिंग हिज ब्रेन ही केम अप विद अ न्यू इन्वेंशन. ये सब देख के वो क्या कहता है कि अब मुझे एक नया इन्वेंशन करना पड़ेगा जिससे कि सब कुछ मैं सही कर सकूँ. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वोंका विच ट्री लाइव द लॉन्गेस्ट. मतलब कौन सा इसमें ऐसे वो कहते हैं बहुत सारे मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि मैं एक ऐसा ड्रिंक बनाना चाहता हूँ जिसको लोग पी के बहुत ज़्यादा मतलब यंग बहुत लंबे समय तक वो जीवित रह सकें. तो तो सबसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके इस्तेमाल से मैं ये सब चीज़ें बनाऊँ. तो एक उसमें से फ्रेंड कहता है कि अगर ट्री की जीवन सबसे ज़्यादा लंबी होती है, मतलब ट्री सबसे ज़्यादा, कोई ट्री से 400-500 साल तक भी जीवित रहती है, तो क्या कहते हैं कौन सा ट्री रहता है, कौन सा उन ट्री में भी कौन सा ट्री रहता है कि जो सबसे ज़्यादा जीवित रहता है. तो एज पर द नॉलेज ऑफ मिस्टर वोंका द, यहाँ कौन सा ट्री रहता है फ्रेंड, ब्रिस्टलेकोन पाइन ट्रीज रहता है, हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, जो कि बहुत ही लंबी लाइफ जीता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट प्लेस डिड मिस्टर ओंका आस्क चार्ली टू गो एंड वाई. मतलब कौन से प्लेस पे वो कहते हैं कि चार्ली तुम यहाँ आ जाओ, सब कुछ ये सब लेकर आओ. मैं मतलब कि व्हाट प्लेस डिड मिस्टर ओंका आस्क चार्ली टू गो एंड वाई. मतलब कहाँ वो कौन कौन से प्लेस पे जाते हैं यही सब बताता है. मिस्टर ओंका आस्क चार्ली टू विजिट व्हीलर पीक. कहाँ पर जाते हैं, व्हीलर पीक पे जाते हैं. एज ही कैन फाइंड 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टलुकेन पाइन ट्री. वहाँ पास वो जाते हैं तो उनको ब्रिस्टलुकेन पाइन ट्री मिलता है. कहाँ पर जाते हैं, व्हीलर पीक पे जाते हैं, यहाँ पर उनको 4000 पुराना ट्री यहाँ पास देखने को मिलता है. कौन सा ट्री रहता है, ब्रिस्टलुकेन पाइन ट्री रहता है. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू होम डिड मिस्टर वोंका आस्क चार्ली टू विजिट हु एंड वाई. और फिर इसके बाद नेक्स्ट वो कहाँ पास विजिट करने के लिए कहते हैं, मिस्टर वोंका आस्क चार्ली टू विजिट अ
डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट टू कंफर्म द फैक्ट्स अबाउट द ब्रिस्ट कॉलोन पाइन टिश्यू। फिर वो एक 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 डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, मतलब जो कि पेड़ों के बारे में अच्छी खासी न्यूज़ रखता हो, उसको ये कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं। उनके पास उसको भेजते हैं, चार्ली को भेजते हैं, कहते हैं जाओ वहाँ से पता करके आओ कि सच में ब्रिस्ट कॉलोन पाइन ट्री जो होते हैं इनकी एज सच में 4005 साल होती है कि नहीं। तो ये कंफर्म करने के लिए वहाँ पास उसको भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट वॉज द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो ये ग्रेट ग्लास एलिवेटर क्या है? मिस्टर ओंका ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड इन द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। तो ग्रेट ग्लास एलिवेटर के थ्रू ही ये पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं एंड कलेक्टेड स्पेशल आइटम फॉर द ओल्डेस्ट थिंग। और वो ऐसी ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक ये ट्री का कलेक्ट करते हैं, फिर एक ऐसी बिल्ली को कलेक्ट करते हैं कि जिसके मतलब उसको थोड़ा सा लेके आते हैं, बाल लेकर आते हैं कि बिल्ली की एज काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब कई साल से रहती है, शायद 200-300 ऐसे ही रहती है उस बिल्ली की एज रहती है शायद। फिर एक बूढ़े व्यक्ति की नाखून लेकर आते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति भी शायद 200-300 साल जिंदा रहता है, तो उसका एक नाखून लेकर आते हैं। शायद जो बिल्ली की एज रहती है वो शायद 36, यहाँ पर देखिए 36 मेंशन है, तो बिल्ली की एज 36 रहती है। मतलब नॉर्मल बिल्लियाँ 2 या 3 साल तक जिंदा रहती है, बट उस बिल्ली की एज 36 ईयर रहती है, जो कि काफ़ी लंबा समय पीरियड माना गया। और एक बूढ़े व्यक्ति का ये नाखून लेकर आते हैं, तो इन सब चीज़ों से मिला के ये पेयजल तैयार करते हैं। तो या इसीलिए वो कहाँ किससे जाते थे? ग्रेट ग्लास एलिवेटर्स के थ्रू ये सब जगह ट्रेवल करते थे और अपनी सारी चीज़ों को कलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मिस्टर वोंका गेट द ओल्ड फ्ली। ओल्ड फ्ली कैसे वो पाते हैं? मिस्टर ओंका कलेक्ट द ओल्ड फ्ली फ्रॉम द क्रम्पेट्स 36 ओल्ड कैट के द्वारा। 36 ओल्ड कैट रहती है जो, उनके द्वारा ये ओल्ड फ्ली पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास आपका क्लास 7 के जितने भी प्रोज पार्ट थे सब फिनिश हो गए। नेक्स्ट हम आपका आएंगे, आप बोलेंगे तो पोइट्री या फिर प्रोज सप्लीमेंट्री करा देंगे। वैसे मैंने सप्लीमेंट्री का यहाँ पर नोट्स तैयार रखा है, आप देख रहे हैं सप्लीमेंट्री का मैंने तैयार कर दिया है। नहीं तो मैं सोच रही हूँ पहले आपका पोइट्री कंप्लीट करा दो, देन हम सप्लीमेंट्री की बात करें, क्योंकि पोइट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने के एग्जाम में मिल सकते हैं। तो यस, मैं पहले पोइट्री तैयार करा दूंगी, नहीं तो देखते हैं क्या कराते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैम सप्लीमेंट्री करा दीजिए कि पोइट्री करा दीजिए। वैसे मैं फिर क्लास 7 का आपका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। तो फ्रेंड अभी तक आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, आप क्लास 7 के सारे चैप्टर कैसे लगे? मुझे तो बस 2-3 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट लगे, बाकी तो नहीं। तो जो 2-3 चैप्टर थे, जैसे कि आपके मान लीजिए क्वालिटी हो गया, 3 क्वेश्चंस हो गया, और क्या कौन सा हो गया, मैं आपको एक बताई थी क्वालिटी। तो जॉन गल्सवर्दी की क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, आपके जानते ही हैं। फिर इन्वेंशन ऑफ वीटा उंग से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ज़्यादातर आपके इस वाले चैप्टर से अगर आएंगे तो क्वालिटी से ज़्यादा देखने को आपको चैप्टर मिल सकता है। या फिर द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम से भी आ सकता है। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम इलियट ग्रिलिप्स के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा? द एसेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम। तो फ्रेंड यहाँ पास आप बताइएगा कि आपको पूरा तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। आपका क्लास 6 कंप्लीट है, 7th भी कंप्लीट हो गया, 8th भी कंप्लीट है, 9th भी कंप्लीट है, 10th भी। तो इस प्रकार से आपका पूरा जितना टीजीटी का चैप्टर था मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग करेंगे तो केवल प्रैक्टिस 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 करेंगे। बस आपका 7th क्लास का मैं पोएट्री कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे पूरा जोर लगा देंगे। जितने भी आपके 4-5 दिन बचे हुए हैं हम पूरा जोर लगा देंगे, क्योंकि कहीं से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिले आप कर ही ले, मतलब कहीं से भी आपका कुछ भी मिस ना हो। बस आप लोग भी अपना प्यार बनाइएगा, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और जल्दी जल्दी मेरे भी सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। जो कि मेहनत का फल मिलता है तो ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है ना। तो अभी मुझे कोई फल तो मिल नहीं रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं कि मुझे कोई फल तो मिल नहीं रहा है, तो अभी मेरा चैनल मोनेटाइज ही नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना सहयोग बनाइए, और क्योंकि वैसे भी केवीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप में से कोई भी मेरे चैनल पे दिखेंगे ही नहीं। तो आप बताइएगा केवीएस के एग्ज़ाम के बाद आप किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उस चीज़ की तैयारी कराना शुरू कर दूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि केवीएस के बाद आप कौन से जॉब को टारगेट कर रहे हैं, मतलब टीचिंग जॉब से रिलेटेड ही बताइएगा, क्योंकि मैं टीचिंग की ही तैयारी कराऊँगी, वही मेरा बेस है। तो टीचिंग से आप नेक्स्ट आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट मैं उस वाले टॉपिक पे, मतलब उस वाले जॉब के लिए मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँगी। तो बस आप अपना प्यार बनाए रहिए, मैं आपको ऐसे ही वीडियोस ला के देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। एक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।